that is B. Okay, and number of moles of A, that is Na plus Nb. So no extra calculation. And molarity, the most important, the most widely used term in chemistry. Molarity, to show the concentration of any solution. तो इसका फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. ठीक है? So when we talk about number of moles of solute, ये तो क्लियर है, चलो कुछ भी आ सकता है, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर. इसमें एक चीज आपको नोटिस करना है, वो क्या है कि जब आप बात करते हैं व्हेन यू टॉक अबाउट सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन क्या क्या हो सकता है? उसमें एक होता है सॉल्यूट एंड उसके साथ होता है सॉल्वेंट. ओके, सो इफ यू आर गिवन द क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट एंड यू नो द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सो क्या आप ये कैलकुलेट कर सकते हो मास और वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट? हेलो, क्या आप ये गैस कर पा रहे हो कि मैं क्या बोल रहा हूं? ये वाला क्वेश्चन देखो आप, फिर यहां पे क्या लिखा है? कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ NaOH. तो हमने क्या किया? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के हिसाब से NaOH का नंबर ऑफ मोल्स निकाला. उसको कैसे निकालते हैं? तो कल आपने बताया था, मास अपॉन मोलार मास. हेलो, प्लीज लिसन टू द, यहाँ पे ध्यान दो. और ये पॉइंट जो था, मोलारिटी ऑफ अ सॉल्यूशन डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर. मोलारिटी किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर पे. बिकॉज मोलारिटी हम देखते हैं किसका? वॉल्यूम में देखते हैं. सॉल्यूशन को वॉल्यूम में क्या क्वांटिटी ये देखते हैं, इसलिए डिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर. बट लास्ट टर्म मोलारिटी, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं है. मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम. सो वहां पे मास ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, यहाँ पे मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम. ये ध्यान रखना आप इसमें. यहाँ पे मास ऑफ सॉल्वेंट बोला है, सॉल्यूशन का कुछ नहीं है इसमें. ओके, और उसके बाद ये ग्राफ है, यूज अ ग्राफ. इसमें कुछ खास है नहीं. एनालिटिकल केमिस्ट्री ऑल्सो इन्वॉल्व्स डिड्यूसिंग सम रिलेशन इफ एनी between two or more properties of matter under study. One of the classic example in the relation between temperature and volume of a given amount of gas. ध्यान दीजिएगा, one of the classic example relation between temperature and volume. जरा मेरे को बता दो. माइक अपना ऑफ, वही बोल रहा हूँ, माइक अपना ऑफ रखो. मैं यहाँ से सबको म्यूट कर रहा हूँ अभी. Hello. Yes, sir. Yes, sir. From Genius Academy, is there anybody? The host? Is the host available for talking? हेलो. हाँ, प्रतिभा बोल रहे हैं? नहीं सर, माधुरी मैडम हो. क्या हुआ? अरे हाँ माधुरी जी, एक्चुअली मेरे लेक्चर में ना थोड़ा डिस्टरबेंस हो रहा है. कुछ लोग गाना गा रहे हैं तो वो अच्छी बात है, लेकिन लेक्चर में गाना गा रहे हैं तो डिस्टर्ब हो रहा है. तो अच्छा, हाँ,
देखती हूँ, हाँ फोन अभी नोटिस करती हूँ मैं। हाँ, जरा देखिएगा। ऐसे कोई बात नहीं है, मेरे को भी अच्छा लगेगा हाँ अगर मेरे हाँ, को पता रहे कौन गा रहा है, लेकिन फिर भी बाकी लोगों को डिस्टर्ब होता है, ठीक है। अच्छा अच्छा, ठीक ओके है, सर चलेगा। ओके ओके, ठीक है। Okay, so we were discussing about this sentence. One of the classic example in the relation between temperature and volume of a given amount of gas. क्या रिलेशन है अभी आपने देखा है, टेम्परेचर और वॉल्यूम का क्या रिलेशन है। अगर मैं आपको बोलता हूं कि इफ टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग देन वॉल्यूम विल बी, अगर टेम्परेचर आप इंक्रीज करोगे तो वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा, इंक्रीज। इंक्रीज होगा। तो ये कैसा रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है या इनवर्स रिलेशन है, डायरेक्ट। डायरेक्ट रिलेशन है। ओके चलो, a set of experimentally measured volume values of volume and temperature or definite mass of gas upon plotting on a graph paper। तो यहाँ पे ग्राफ में दिया है, इसका नेचर कौन सा ग्राफ बोला, 2.2 का ए पार्ट, यहाँ पे ये वाला जो ग्राफ है। से temperature you are increasing in the say right side direction, so what is happening, वॉल्यूम ऐसे ग्रेजुअली ऐसे इंक्रीज हो रहा है। ओके, ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, और बाद में आपको पॉइंट प्लॉट करो तो क्या होगा, ये इस तरह से आपको एक डेविएटेड कर्व मिलेगा। या फिर आप क्या कर सकते हैं, आप वो सारे पॉइंट्स को कंबाइन करके उसमें से एक लाइन ड्रॉ कर सकते हो। तो उसके लिए क्या लिखा है देखो, ये समझना आप जरा। When the points are directly connected, a zigzag pattern, you got the term, a zigzag pattern results. From this pattern no meaningful results can be deduced, because अगर आप ये पैटर्न को देखते हो, तो ये पैटर्न में आपको क्या मिल रहा है, ये डिक्रीज इंक्रीज डिक्रीज फिर इंक्रीज ऐसे जा रहा है। तो कोई एक प्रॉपर पैटर्न नहीं मिल रहा है। इसके लिए हम क्या करते हैं, व्हाट डू वी डू, a zigzag pattern results due to many types of errors that incur in many measurements involve an experiment। अब वो क्या एरर हो सकता है, यू नो द लीस्ट काउंट एरर हो सकता है कि आपने थर्मोमीटर में टेम्परेचर रॉन्ग देखा होगा, या वॉल्यूम आपने रॉन्ग मेजर किया, कुछ ना कुछ तो मिस्टेक हो सकता है। और व्हेन यू प्लॉट द ग्राफ टेकिंग दोज पॉइंट्स, आपको पैटर्न कैसे मिलेंगे, जिगजैग पैटर्न मिलेंगे, ठीक है। तो अब ये 2.2 सी जो है shows a smooth curve which may be called an average curve passing through these points। अब यहां देखो, ये पॉइंट से अपने को पता चल रहा है द रिलेशन इज डायरेक्ट बिटवीन वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। टेम्परेचर इंक्रीजेस वॉल्यूम इंक्रीजेस, टेम्परेचर डिक्रीजेस वॉल्यूम ऑल्सो डिक्रीजेस। बस ये अपने को पता चल जाता है। ओके नेक्स्ट, यहां पे एक चीज समझना, क्या ऐसा ग्राफ अभी तक आप लोगों ने प्लॉट किया है? नो। नहीं, मैं आपको समझाता हूं ये ग्राफ ऐसा ही क्यों प्लॉट किया है। आप 10th में थे तो आप लोगों ने अलजेब्रा में फर्स्ट चैप्टर 1.2 में ग्राफ प्लॉट किया था। यस यस। हाँ, तो उसमें क्या हुआ था कि जब आपने ग्राफ प्लॉट किया, y एक्सिस एंड दिस इज x एक्सिस, ठीक है। अब क्या होता है कि जब ये पॉइंट्स आप प्लॉट कर रहे हैं, सपोज ये पॉइंट आपने प्लॉट किया इधर, ये पॉइंट यहाँ पे प्लॉट हो गया, ये पॉइंट यहाँ पे प्लॉट हो गया, ऐसे पॉइंट्स प्लॉट हो रहे हैं। अब आप क्या करोगे, आपको ये लाइन ज्वाइन करना है, तो आपके पास ऑप्शन कैसा है, या तो आप ये लाइन फॉलो कर सकते हो, ठीक है, यस। हाँ, या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि आप ये वाली लाइन फॉलो कर सकते हैं, यस। और या आप ऐसा कर सकते हैं कि आप ये वाली लाइन फॉलो कर सकते हो। अब यहाँ पे 3 लाइन आपके पास है। अब आप देख लो, अब इसके नाम रख देते हैं तो ज्यादा अच्छा समझेगा, लाइन ए, बी
एंड सी। सो आप लाइन ए को अगर फॉलो करते हो तो क्या होगा, सिर्फ 2 पॉइंट्स आपको मिलेंगे आपके लाइन पे, बाकी 1 2 3 4 पॉइंट्स जो है वो आपके जो लाइन आपने ड्रॉ किया उससे काफी दूर है। तो आपका ये जो रीडिंग है ये रॉन्ग हो गया, ठीक है, यहां पे एक्यूरेसी नहीं आई। ऐसे ही अगर आप डी को करते हो तो सिर्फ एक ही पॉइंट आता है लाइन पे। सपोज ये लाइन अगर लेते तो डी और लाइन सी अगर आप ड्रॉ करते हो तो भी 2 ही पॉइंट आपको आता है। सो इससे अच्छा क्या करेंगे हम लोग, देखो मैं बता रहा हूं, ये सारे लाइन भूल जाओ, ओके। और अब क्या करो, एक नॉर्मल लाइन ड्रॉ करो जो मैक्सिमम ऐसा जाना चाहिए। अब क्या हुआ, अब आपने ये देखा कि ये जो लाइन बी आपने ड्रॉ किया था वो एवरेज लाइन है। व्हाट इज इट? एवरेज। Average. Average line. हाँ, तो एवरेज लाइन होने से क्या होता है कि ये पॉइंट से पॉइंट 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट 4 जो कि लाइन पे ये पॉइंट 5 एंड पॉइंट 6, ये सारे पॉइंट्स जो है आपको उस लाइन के आसपास ही मिल रहे हैं। और ये लाइन हम लाते कैसे हैं, ग्राफिकली तो ऐसे ही लाना पड़ेगा, लेकिन अगर हम बाय कैलकुलेशन अगर लाते हैं तो आपको मीन मालूम होगा, स्टैटिस्टिक्स में था। Yes. तो ये मीन कैलकुलेट करके या फिर एवरेज कैलकुलेट करके हम मैथमेटिकली शो कर सकते हैं, या फिर अगर ग्राफिकली शो करना है उसको तो एक ऐसा लाइन चूज करो कि सारे पॉइंट्स उससे कम डिस्टेंस पे आ जाए। क्योंकि अगर आप लाइन ए चूज करते हैं तो ये दूर हो जाता है, लाइन सी चूज करते हो तो ये 2 पॉइंट्स 3 पॉइंट्स दूर हो जाते हैं, लेकिन लाइन बी अगर आप चूज करते हो तो आपको ये सारे पॉइंट्स उसके आसपास ही मिलते हैं। तो अभी क्या होता है ना कि ये हाँ तो ग्राफ, हाँ बोलो। वापस एक बार समझा ना, बी के आसपास क्या? मैं बता रहा हूँ, देखो फिर से समझना पड़ेगा आपको, फिर से समझो। आप एक लाइन ड्रॉ करते, सपोज आप लाइन ए ड्रॉ करते, आपको लगता है कि ये 2 पॉइंट्स में लेके कर लेता हूं, ओके सी, ये दो पॉइंट लेके कर लेता हूं मैं। अगर आप ये 2 पॉइंट लेते हो तो आपको बाकी सारे पॉइंट्स कितने दूर हो गए उससे? बहुत दूर हो गए। बहुत दूर हो गए। क्या आपकी एक्यूरेसी बराबर आई क्या यहाँ पे? No. नहीं आई। अगर आपने ऐसा किया कि ये 2 पॉइंट्स लेके आपने लाइन ड्रॉ किया और लाइन सी है ही, तो क्या ये आपको एक्यूरेट रिजल्ट देगा? क्योंकि ये चारों पॉइंट्स उससे दूर हो गए। Yes, चारों बंदी। हाँ, तो एक्यूरेसी का मतलब क्या होता है कि जितना वो जो ट्रू वैल्यू है उसके कितना करीब आप रह सकते हो, कितना नियरनेस आप पहुंच सकते हो। और इसीलिए आप कौन सा लाइन चूज करते हैं? लाइन बी ऑप्शन जो है ये चूज करते हो, बिकॉज वाइल चूजिंग दिस लाइन व्हाट हैपेंस कि ऑल द पॉइंट्स आर नॉट सो फार अवे, नॉट सो क्लोज अवे, बट एवरेज अगर आप निकालते हो तो सारे पॉइंट्स जो है उस लाइन के आसपास ही रहते हैं। ठीक है, तो 10th लेवल तक, हाँ 10th लेवल तक में आपने ऐसा ग्राफ नहीं देखा था, लेकिन अब आपने ये ग्राफ ऐसे देखा है, सो आई थिंक आप उसको अंडरस्टैंड करोगे कि ये ऐसा क्यों ड्रॉ हुआ है, स्ट्रेट लाइन क्यों ड्रॉ नहीं हुआ था। तो अब देखो यहाँ पे पॉइंट डी के लिए क्या एक्सप्लेन किया है। सी, while fitting it to a smooth curve, care is taken, see यहाँ पे care is taken that the plotted points are evenly distributed about each। मतलब ज्यादा दूर या पास नहीं होना चाहिए, सब पॉइंट्स का डिस्टेंस वहां से लगभग एक जैसा आना चाहिए, जिसको बोलते हैं प्रिसीजन। ओके, आप एक्यूरेट तो नहीं पहुंचे लेकिन आप प्रिसाइजली वहां पे पहुंच गए, और इसको क्या बोलते हैं? इवन डिस्ट्रीब्यूशन। क्या बोलते हैं इसको? even distribution, because all the points near the line, see all the points near the line are distributed in such a way that the distance of all these points from the line, okay, is approximately equal,
सबके डिस्टेंस लगभग एक ही जैसे है ना, थोड़ा बहुत अंतर होगा लेकिन बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। फ्रॉम ईच पॉइंट ड्रॉ अ परपेंडिकुलर टू द कर्व। डी में देखो यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ किया परपेंडिकुलर लाइन के ऊपर है, देखो द परपेंडिकुलर रिप्रेजेंट्स डेविएशन ऑफ ईच पॉइंट फ्रॉम द कर्व। डेविएशन वर्ड का मतलब समझ में आया आपको? देखो डेविएशन वर्ड का मतलब, सपोज ऐसा है कि ये एक स्ट्रेट एक पाथ है, एक रास्ता है, और यहां से ना ऐसा हो रहा है कि ये कोई पर्सन चल रहा है, ये डायरेक्शन में वो चल रहा है, तो यहां तक वो बराबर चला, ऐसे चला वो, लेकिन वो रास्ता भूल गया और वो ऐसे चला गया। उसको जाना कहाँ था? ए के साइड में, बट वो जा कहाँ रहा है? बी के साइड। तो अपने रास्ते से, फ्रॉम द पाथ, वो क्या हो गया? वो देखो मुड़ गया, वो भटक गया, उसका डायरेक्शन, हाँ डाइवर्ट हो गया। तो बस ये जो एंगल आता है वो एंगल ऑफ डेविएशन होता है। और ये जो प्रोसेस है कि जिस रास्ते उसको जाना था या जहां उसे पहुंचना था वहां न जा करके वो कहीं और चला गया, सो दिस इज कॉल्ड डेविएशन। ओके, सेम थिंग आप पॉइंट के लिए देखो, यहां से अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो, दिस दिस दिस, ये तो लाइन पे ही है तो प्रॉब्लम नहीं है ऐसे। तो आपको मालूम पड़ता है कि जो पॉइंट एक्चुअली लाइन पे होना चाहिए था वो लाइन से कितना दूर गया है, मतलब उसका डेविएशन कितना हुआ है। कि ये पॉइंट अगर आप देखो तो मैक्सिमम डेविएशन इसका मिलेगा आपको और लोवेस्ट डेविएशन इसका है। क्या ये डेविएशन वर्ड क्लियर है आपको? रिपीट Yes. करो। हाँ, ओके, आई एम रिपीटिंग, प्लीज लिसन हियर। डेविएशन का मतलब है कि जिसको, जो पॉइंट को लाइन के पास होना चाहिए था, लाइन के ऊपर ही होना चाहिए था, वो लाइन पे नहीं है। द पॉइंट डज नॉट लाई ऑन द लाइन, इट लाइज नियर द लाइन। ये लाइन के आसपास है, लाइन पे तो नहीं है ना। नहीं। हाँ, तो हम बोलेंगे कि ये पॉइंट ए, पॉइंट बी, ये सब जो है ये एक्चुअली डेविएटेड पॉइंट है, जो लाइन पे होना चाहिए था बट लाइन पे नहीं है। ओके, यस नाउ यू अंडरस्टूड? यस। चलो, कम बैक टू द टॉपिक, वी हैव टू फिनिश इट टुडे। सर हाँ बोलिए। Yes. सर वो मतलब वो तीनों तीनों भी डेविएटेड है ना? हाँ, और वो जो मतलब परपेंडिकुलर है वो सारे डेविएटेड है ना? सब ये वाले ग्राफ की बात कर रहे हैं ना आप? हाँ। यहाँ पे सारे पॉइंट्स डेविएटेड पॉइंट्स है। ओके। हाँ, बिकॉज अगर आप देखो ये फर्स्ट पॉइंट पे, मेरा ये कर्सर आपको दिख रहा है ना स्क्रीन पे? यस। हाँ, तो ये पॉइंट को होना चाहिए था लाइन पे लेकिन नहीं है, मतलब वो डेविएटेड है। तो बेसिकली वर्ड का मीनिंग क्या है कि जो पॉइंट को लाइन पे होना चाहिए था अगर वो नहीं है, दैट मीन्स वो डेविएटेड पॉइंट है। तो यस। अब यहाँ पे देखो, आगे देखो क्या लिखा है। The perpendicular represents deviation of each point. The positive deviation are shown in red and negative deviations are shown in blue. अब आप देखो ग्राफ को जरा अच्छे से देखो, ट्राई करो देखने का। आपको ये दिख रहा होगा रेड और ब्लू कलर में, देखा? Yes. तो ये जो पॉइंट है ये एक्चुअली इस लाइन के ऊपर है, इन द अबव रीजन है, ठीक है? तो इसलिए पॉजिटिव डेविएशन है, और ये लाइन से नीचे है इसलिए नेगेटिव डेविएशन है, बस और कुछ नहीं है इसका मतलब। चलिए आगे बढ़ते हैं, खत्म करते हैं इसको, अभी ऑलमोस्ट हो चुका है। अब आपको क्या करना है? टेक सम ऑफ ऑल द रेड परपेंडिकुलर
and all the blue perpendicular separately. If the बात मत करो, क्या कर रहा है? If the two sums are equal or nearly equal, the curve drawn shows the experimental points in the best possible. While I am speaking, while I am reading, I expect all of you to keep quiet. Okay? No, किसी की आवाज आनी नहीं चाहिए. See यहाँ पे, क्योंकि एक भी वर्ड छूट गया ना तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगा. बिकॉज आप ये, मैंने पहले ही लेक्चर में बोला था कि हम ये लेवल प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं, हम भी अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, कि कोई पॉइंट हमारे ध्यान से जाना नहीं चाहिए. चलिए देखिए, यहाँ पे क्या बोला है कि आपको जितने भी रेड परपेंडिकुलर्स हैं, फिर से एक बार देख लो उसको. मतलब कहने का ये है कि आप ये डिस्टेंस मेजर करो. ओके, आप ये डिस्टेंस मेजर करो. ये रेड वाले दोनों डिस्टेंस को प्लस कर दो और ब्लू वाले जितने डिस्टेंस है उसको भी प्लस कर दो. अगर ये दोनों सम इक्वल आता है तो इसका मतलब है कि जो ग्राफ आपने प्लॉट किया है, वो जो लाइन आपने वहां पे चूज किया है, वो बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट आपको रिप्रेजेंट कर रहा है. ठीक है, अगर इक्वल नहीं आ रहा तो नियरली इक्वल है तो भी चलेगा. तो ये इस तरह से ग्राफ प्लॉट होता है एनालिटिकल केमिस्ट्री में. सर बोलो. बोलो. आपको रिपीट करना पड़ेगा क्योंकि आवाज मुझ तक आई नहीं है. क्या आप मैसेज में लिख सकते हैं? वो ज्यादा बेटर होगा मुझे लग रहा है. सर. हाँ बोलो. सर आपने ग्राफ, हेलो हाँ हाँ हेलो हाँ बोलो. सर, आपने ग्राफ बताया तो उसका क्वेश्चन एंड आंसर में क्या मतलब एग्जाम में क्या बताएंगे? मतलब जब वो क्वेश्चन आएगा ना अभी अपने एक्सरसाइज में, वो आपको क्वेश्चन कैसे पूछते हैं उसके हिसाब से आप आंसर लिखोगे. ठीक है, फिलहाल मैं यहाँ पे मोलारिटी. सर नहीं, ग्राफ के ऊपर कैसे क्वेश्चन? ग्राफ के ऊपर कैसा ग्राफ के ऊपर क्वेश्चन नहीं आता बेटा. ग्राफ के ऊपर क्वेश्चन नहीं आएगा, डोंट वरी. आपको ऐसा लग रहा है कि ग्राफ देंगे और उसके बाद क्वेश्चन पूछेंगे, ऐसा कुछ नहीं है. हाँ, ऐसा कुछ भी नहीं है. ठीक है, ठीक है, थैंक यू सर. हाँ, अब आते हैं मोलारिटी भी एक बार बताइए ना. हाँ मैं वही कर रहा हूँ, मोलारिटी ही कर रहा हूँ मैं. सी मोलारिटी के लिए ना एक एग्जांपल ले लो मोलारिटी का. देखो सर. हाँ बोलो. वही मोलैरिटी और हाँ हाँ वही कर रहा हूँ मैं, मोलारिटी ही कर रहा हूँ. मोलारिटी, व्हाट इज मोलारिटी? आप एक काम करो, एक एग्जांपल ले लो, NaOH. ठीक है, अब NaOH का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा? आपको मालूम है सोडियम कितना है? सोडियम का 23. ऑक्सीजन कितना है? 16. और हाइड्रोजन कितना है? 1. इट इक्वल्स 40. डाल्टन. अब इसको आप मोलार मास में कन्वर्ट कर दो तो हो गया 40 ग्राम्स पर मोल. बेसिकली सिर्फ ग्राम लिखते हैं तो भी समझ जाते हैं कि मोलार मास है वो. ओके, नाउ नंबर ऑफ मोल्स. अब आपको ऐसा समझो कि आपको 20 ग्राम NaOH दिया था, ये मास है, ये 20 ग्राम आपको दिया है, तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा? Given mass upon molar mass. That is 20 upon molar mass, that is 40. 40. So it is 1/2. So when it is 1/2, that means it is 0.5 mole.
ओके, अब आप ऐसा समझो कि आपके पास वाटर भी है साथ में, और वॉल्यूम ऑफ वाटर अगर आपके पास 1 लीटर है, 1 लीटर, ठीक है। सो मोलैरिटी का फॉर्मूला आपने जो रीड किया था, क्या था वो फॉर्मूला? मोलैरिटी इज इक्वल टू, बोलिए, Number of moles of Number of solute moles of upon volume solute of upon volume of solution in liter. नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। मैं एकदम शॉर्ट में कर रहा हूं ताकि सिर्फ समझने से मतलब है। सो नंबर ऑफ मोल्स क्या मिला आपको? 0.5, और वॉल्यूम यहाँ पे क्या है? 1 लीटर। 1 liter. 1 लीटर। हाँ, तो इसका मतलब ये जो सॉल्यूशन हम बनाएंगे, मतलब 1 लीटर वाटर लेके उसमें 20 ग्राम NaOH अगर आप डिसॉल्व करोगे तो वो कितना उसका मोलारिटी होगा? 0.5 5 मोलर। ओके, यानी ये क्या हो गया? कॉन्सेंट्रेशन हो गया 0.5 मोलर। अब अगर यही 20 ग्राम को मैं 40 ग्राम ले लेता अगर, तो मेरा सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन क्या होता? 1 molar. 1 मोलर, ठीक है। Yes. हाँ, तो ये जो मोलारिटी है ना, ये रिप्रेजेंट करता है कि वो जो सॉल्यूशन आपने प्रिपेयर किया है वो कितना कॉन्सेंट्रेटेड है या कितना वो डाइल्यूटेड है। जितना उसका मोलारिटी ज्यादा होगा उतना ज्यादा वो कॉन्सेंट्रेटेड होगा। अगर आप HCl की बात करोगे तो कॉन्सेंट्रेटेड HCl 1 मोलार, मतलब वो बहुत ज्यादा हार्मफुल है, बहुत ज्यादा डेंजरस है। आपको 10th में आपने pH स्केल पढ़ा था, याद है? यस Yes. Yes. हाँ, तो एक काम करते हैं, मैं आपको एक pH स्केल यहाँ पे दिखाता हूँ। और 10th में साइंस फर्स्ट में था या सेकंड में था? फर्स्ट। मतलब फर्स्ट में First में. साइंस 1 में था ना? वेट टेंथ साइंस फर्स्ट, just a minute, I'll show you. In which chapter? पक्का साइंस 1 में था, कुछ भी बोलो मत। यस। यस। ओके, ठीक है। So स्टार्टिंग ये 4th चैप्टर में से तो है नहीं वो। My heart is falling to. It is not in science 1। सर मेरे को लग रहा है 9th स्टैंडर्ड में था। ये 9th स्टैंडर्ड में Yes, था। 9th में था. हाँ वही तो। 9th. ये 9th सर में। 9th में एसिड बेस एंड सॉल्ट। हाँ यस, 9th में। हाँ, ये आपको 9th में था, बराबर है। चलो एक काम करते हैं, हम लोग अपना पोर्शन देखते हैं। ठीक है, तो pH स्केल में जब आप बात करते तो आपको वो चार्ट याद होगा जिसमें कि आपने गैस्ट्रिक जूस का दिया था, उसके बाद टोमेटो जूस का दिया था, लेमन जूस का दिया है, ब्लड का pH दिया था। तो उसमें आपने क्या देखा था कि बेसिकली वो pH जो है मोलैरिटी पे डिपेंड करता है। ओके Yes. हाँ, तो चलो अपना काम करते हैं।
बिकॉज टाइम बहुत कम है अपने पास और हमें एक्सरसाइज भी करना है इसमें। तो देख लो, अब इसको खत्म करते हैं, अपनी ज्यादा इसमें नहीं जाते हैं। मोलारिटी का मतलब सिर्फ यही है कि आपको, जैसे यहाँ पे देखो 4 ग्राम लिया है, NaOH कितना ले, कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ NaOH इन द सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग इट्स 4 ग्राम इन इनफ वाटर टू फॉर्म 250 ml। तो यहाँ पे क्या हो गया, नंबर ऑफ मोल्स निकालो, तो नंबर ऑफ मोल्स हो गया 4/40, दैट इज 1/10 विच इज 0.1। 0.1/250 ml था, 250 ml को आपने लीटर में कन्वर्ट किया तो 0.250 लीटर आया, और फाइनल कैलकुलेशन से आपको मिला वो 0.4 मोल पर लीटर, दैट इज मोलार। तो यही है मोलारिटी। अभी इसके न्यूमेरिकल्स है ना अपने एक्सरसाइज में, वहां से सॉल्व करके देख लेते हैं उसको। फिलहाल ये ऑब्जेक्टिव खत्म करो, बताइए। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ सेपरेशन। Analytical chemistry. Analytical chemistry. ओके एनालिटिकल केमिस्ट्री। ओके, ये ऑब्जेक्टिव जरा आप लोग एक बार रेडी कर लो, ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में इसको हम जरा क्वेश्चन आंसर में डाल देते हैं ओरल टाइप में, तो थोड़ा सा बेनिफिट आएगा। हम फिलहाल यहाँ पे न्यूमेरिकल्स में जा रहे हैं जो हमारे काम का है, ठीक है। हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज, आप लोग ने उस दिन सॉल्व कर लिया था ना। Yes, sir. हाँ राउंड ऑफ करना है आपको। राउंड ऑफ करो, ये भी आपने कर लिया था। हाँ, बी हुआ था, सी बाकी है। सी बाकी है। राउंड ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर। वहां पे 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स था ना, यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। तो राउंड ऑफ करिए और बताइए। 1.43 सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ पे 1.43 सेंटीमीटर क्यूब्स है, तो इसको आप राउंड ऑफ करोगे तो कितना आएगा? उतना ही आएगा। उतना ही आएगा। क्यों? क्योंकि 3 सिग्निफिकेंट फिगर है अपने पास, तो 1, 4 और 3 तो सेम वैल्यू है। 458 इंटू 10⁻², सेम है। इसमें क्या करोगे, यहाँ पे ध्यान देना 458 लिखा है ये, इसको आपको 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स चाहिए, डेसिमल पॉइंट आना चाहिए उसमें, तो क्या करोगे? 4.58 इंटू 10⁻⁴। हाँ 4.58 इंटू 10⁻⁴। अगर नहीं समझा तो बोलो अभी। सर नहीं समझा। ओके, देख सिग्निफिकेंट फिगर्स में क्या होता है, हम लीस्ट काउंट पे काम करते हैं। यहाँ पे लीस्ट काउंट क्या है, अब जैसे यहाँ पे 458 नहीं वो लिस्ट काउंट नहीं बेटा। लिस्ट काउंट में क्या होता है, जब पॉइंट डेसिमल पॉइंट नहीं है आपके पास तो आप उसको लिस्ट काउंट कैसे बनाओगे। ओके, तो यहाँ पे ये 10⁻² बोला है ना। यस। अब यहाँ पे देख, ये जो बी वाला क्वेश्चन है 458 इंटू 10⁻², ठीक है, और सी वाला क्वेश्चन है 643। अगर आप सिर्फ ये 10 का पावर नहीं देखते हो और सिर्फ 458 अगर आप देखते हो तो आपको वहां पे लिस्ट काउंट कितना मिलेगा, वो 10⁻² का 2 0 वहां देना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा, वो 45,800 हो जाएगा। समझे क्या? वो 10⁻² जो है ना वो आपको देना पड़ेगा वहां पे, तो 45,800 हो जाएगा। तो लिस्ट काउंट कितना मिलेगा आपको, 0.0000 करके आपको जाना पड़ेगा। तो इसलिए क्या करते हैं हम, यहाँ पे डेसिमल पॉइंट लेके आते हैं। तो डेसिमल पॉइंट लेके आओगे तो क्या मिलेगा, 4.58 इंटू 10⁻⁴ लिखो। तो इससे क्या हो गया, आपने ये डेसिमल पॉइंट किधर शिफ्ट किया, लेफ्ट में शिफ्ट कर रहे हो या राइट में शिफ्ट कर रहे हो? आप लेफ्ट में शिफ्ट करो, जरा इसमें आना पड़ेगा। ठीक, आपके पास वैल्यू है 458 इंटू 10⁻²। अब यूनिट क्या है वो जाने दो, चलो सेंटीमीटर ले लो, ठीक है। आप क्या कर रहे हैं, डेसिमल पॉइंट यहां पर है, उसको आप लेफ्ट में शिफ्ट कर रहे हो, तो 4.58 इंटू 10⁻⁴ हो गया, क्योंकि आपने जितना प्लेस डेसिमल को शिफ्ट किया है उतना ही इंडेक्स आपका इंक्रीज होता जाएगा
और इस तरह से आपको यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स मिल रहे हैं। ओके, और जो आपका ये वाला वैल्यू है 643 सेंटीमीटर स्क्वायर जो लिखा है, इसको आप क्या करोगे 6.43 43 into 10 raised to 2. सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका वैल्यू है। ओके, यस। चलो तो अभी मुझे इसमें ये बता दो 6.398 इंटू 10⁻³ है किलोमीटर। तो इसमें तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स है ना, अपने को 3 करना है, तो हमें राउंड ऑफ करना पड़ेगा। तो राउंड ऑफ करोगे तो जैसे ही राउंड ऑफ करोगे यहाँ पे ये 8 हट जाएगा, यस। और ये 9 में क्या करोगे 1 प्लस करोगे 6.4 तो 6.4 अगर आपने लिखा तो रॉन्ग हो जाएगा। 0 6.40. हाँ 6.40 इंटू 10⁻³ किलोमीटर। ओके, फोर्थ वाला क्वेश्चन जो है आपका देखो डेसिमल पॉइंट में 0.039 मीटर। अब यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स कितना है 2. 2 है, 3 और 9 बस। ठीक है, तो आपको क्या करना है 0.039 लिखो और 0 लिख के मीटर लिख दो। अब हो गया ना 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। यस। Yes. हाँ, अगर कोई इसको बोलता है कि इसको नोटेशन में लिखना है तो नोटेशन में क्या करेंगे, ये डेसिमल पॉइंट को शिफ्ट करेंगे 2 पॉइंट राइट साइड में, 3.9। 0. हाँ 0 भूलना मत, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। इंटू 10⁻² -2 -2। जब आप शिफ्टिंग लेफ्ट में करते हो तो ये इंक्रीज होता है, और जब आप शिफ्टिंग राइट में करते हो तब ये डिक्रीज होता है। याद रखना इसको। बाकी सब आप कर पाओगे? यस। ट्राई करो, ट्राई देखेंगे। करो, हाँ ट्राई कर लो, और फिर नहीं आया तो मुझे बोलो। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। ये अपने काम का है डी वाला, इसको सॉल्व करना है, प्लस करना है इंडेक्स को। लास्ट टाइम हमने देखा तो वो कैसे होता है, यहाँ पे सॉल्व करके देखते हैं। वैल्यूज क्या है 2.3 इंटू 10⁻³ 4.22 इंटू 10⁻⁴, 9.04 इंटू 10⁻³ एंड 8.71 इंटू 10⁵। क्या ये एडिशन वाला मैं करूं या सब्ट्रैक्शन वाला मैं करूं? एडिशन। चलो दोनों देख लेते हैं। हाँ दोनों देख लेते हैं आपके लिए। सो फर्स्ट वन, द वैल्यू इज 2.3 इंटू 10⁻³ ml प्लस 4.22 इंटू 10⁻⁴ कितना है 4 ml प्लस नेक्स्ट क्या है 9.04 इंटू 10⁻³ ml एंड लास्ट वैल्यू इज 8.71 इंटू 10⁵ ml। यहाँ पे जो मैक्सिमम इंडेक्स वैल्यू है वो कितना है 5 है। ओके, तो हम क्या करते हैं 3 को और 5 को दोनों को 4 में कन्वर्ट करते हैं। ये आप पूरा चॉइस आपका है, कोई रॉन्ग नहीं कर सकता, ये ध्यान रखना। ठीक है, सबको 10⁵ करना है, आप करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो हम सबको 10⁵ करने को ट्राई करते हैं, तो क्या मिलेगा देखो ये सर, हाँ बोलो। जो बड़ा वैल्यू रहेगा मतलब अभी 10⁵, तो इसलिए 5 बड़ा है तो इसके लिए सबको कन्वर्ट हाँ करने का हाँ plan है। हाँ चलेगा, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक चीज याद रखना,
आप 3 को 5 करो या 5 को 3 करो, आपकी फाइनल वैल्यू जो होगी वो डेसिमल के लेफ्ट साइड में सिर्फ एक ही डिजिट होना चाहिए, वो आप याद रखना। ओके यस। चल, तो यहाँ पे मुझे बता दो 10 to 0 3 point 0.023 023 into 10 is to raised to 5. 5. इसमें तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। 0.422 into 10 raised to 5. और यहाँ पे 0.09 0.09 to 4. और यहाँ पे कुछ मत करो। ओके, सो नाउ कॉमन ले लो, तो 0.023 और यहाँ देखना ये वाली जो वैल्यू है उसमें 4 डिजिट्स है, तो आपको सारे वैल्यू 4 डिजिट्स में लिखनी है। प्लस 0.4220 प्लस 0.904, आई एम सॉरी, इट इज 0.0904 plus 8.7100 and then bracket into 10 raised to 5 ml. Now add on करो सब। 8 कितना आ रहा है वैल्यू? साथ में करेंगे क्या? लास्ट वैल्यू सबका 0 ही है, नहीं 4 है यहाँ पे, so it's 4. Okay, the second last value is 3 plus 2 5 plus 0 5 and 0, so it is 5. The third last is 2 plus 2 4 plus 9, 4 plus 9 is 13. 13 plus 1 14. 1 is remaining, so 0 plus 1 1 1 plus 4 5 5 plus 0 5 and 5 plus 7 is 12. 1 is remaining, so this 8 and that 1, it is 9.2454 into 10 raised to 5 ml. Okay, कोई प्रॉब्लम तो है नहीं इसमें। ओके, Yes. कोई प्रॉब्लम है नहीं है। चलो, तो अब यहाँ पे आप ये देखो, आपका क्वेश्चन क्या पूछा है। यहां बोला एक्सप्रेस द फॉलोइंग सम टू अप्रोप्रिएट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। अप्रोप्रिएट नंबर का मतलब क्या होता है कि जितना आप राउंड ऑफ कर रहे हो उतना आप राउंड ऑफ करते जाओ। तो आपकी वैल्यू क्या है इसमें? इट इज 9.2454, ठीक है ना। तो चलो इसमें हम आगे बढ़ते हैं। अभी अप्रोप्रिएट वैल्यू जब आप लोगे तो ये आपको मिलेगा 9 पॉइंट कितना, 4 हटेगा, इग्नोर कर दो, 5 हटेगा तो ये 4 का 5 हो जाएगा, और ये 5 हटेगा तो ये 2 का 3 हो जाएगा। 3 हाँ, तो अप्रोप्रिएट फिगर या तो 9.2 पे रखो या 9.3 पे रखो, डजंट मैटर क्या आता है। 9.3 भी चलेगा, 9.2 भी चलेगा, और इंटू 10⁵ जैसा है वैसा ही रहेगा। ओके, और सेकेंड वाला फिर आप करेंगे। यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो सकता है? 319.520,460 सब ग्राम में है, कोई प्रॉब्लम नहीं, सब ग्राम में है। तो डायरेक्ट जहाँ पे सब सब्ट्रैक्शन हो रहा है तो सबको आपको सब्ट्रैक्ट करते जाना है। कर पाओगे? Yes. yes चलो ट्राई कर लेना। ओके, ट्राई कर लेना। क्वेश्चन नंबर 4, ये जस्ट प्रैक्टिस। हाँ बोलो। सर वो स्लाइड पे जाओ ना, वो लिखना है। लिखना है आपको? ओके ठीक, बट जल्दी करना, टाइम नहीं है। सर स्क्रीनशॉट खींच लो। वो बहुत बेस्ट रहेगा, वो कर लो चलेगा। हाँ सर, खींच ले स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट खींचा नहीं जाता, स्क्रीनशॉट लिया जाता है, ठीक है। हाँ भाई। हाँ ठीक।
अभी अपने क्वेश्चन को देखो क्या है। एक्सप्रेस द फॉलोइंग क्वांटिटीज इन एक्सपोनेंशियल टर्म्स। इसमें मुझे लगता है कि आपको सेल्फ ही जाना चाहिए। आप डेसिमल को राइट में शिफ्ट करने वाले हो, कितना प्लेस, 1 2 3 4 प्लेस, तो इंटू 10⁻⁻⁴ डन। यहां पे लेफ्ट में शिफ्ट करोगे आप तो प्लस कितना पॉइंट शिफ्ट कर रहे हैं, 2 पॉइंट, तो 10⁻², 10⁻²। वैसे ही अब यहाँ पे कितना कितना पॉइंट शिफ्ट करने वाले हो, 1 2 3 4, तो 10⁻⁴, 4, और उसके बाद लास्ट में वही 3, तो 10⁻3। और ये ध्यान रखना कि जब आप डेसिमल शिफ्ट करते हैं ना, जैसे ये सी का मैं बता रहा हूं, तो 7 × 10⁻⁴ मत लिखो, 7.0000 इंटू 10⁻⁴ लिखो। वैल्यू वो देखो, वैल्यू वो 7 ही है, लेकिन अगर कोई सिग्निफिकेंट फिगर आपको पूछेगा तो आप उसमें से बता सकते हो, ये ध्यान रखना। सर बी वाला बताइए। गिव द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पे क्या करो ना, ये जो 10 जो पावर आप देख रहे हो ना, वो पावर को उसमें मिक्स कर दो, ठीक है। जो ये 10⁻⁴ दिख रहा है ना, 1.230 इंटू 10⁻⁴, तो उसको क्या करो, यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स बता दो। तो टोटल कितने हैं, 1 2 3 4। सर हाँ, वो ए का बी वाला बताइए ना। अच्छा ए का बी पूछ रहे हैं क्या? हाँ ओके, ये 235 वाला। हाँ। ओके, तो यहाँ पे जो डेसिमल पॉइंट है ये कहाँ शिफ्ट होगा, लेफ्ट में या राइट में? लेफ्ट में। लेफ्ट में। सो आपको वैल्यू मिलेगा 2.354678, लेकिन शिफ्टिंग कितने प्लेस पे हुआ है, 2 प्लेस पे। तो 2 प्लेस टू द लेफ्ट, सो 10⁻²। ओके, चलो अभी ये बी में आ जाओ, सिग्निफिकेंट फिगर्स बता दो। बी का बी 4 2030, एंड उसके बाद सी में कितना है, 3, 3 और डी में भी है 3। 3 चलो अब ये जो सी क्वेश्चन दिया, एक्सप्रेस द क्वांटिटीज, ओके, एक्सप्रेस द क्वांटिटीज इन बी विथ और विदाउट एक्सपोनेंट्स एज द केस में बी। अब ये कैसे करोगे, तो इसमें क्या करो, वो जो 10⁻⁴ पावर जो आप देख रहे हो ना, वो पावर हटा दो, ठीक है। जैसे यहाँ पे 1.230 इंटू 10⁻⁴ था, अब ये 10⁻⁴ इसको दे दो, तो डेसिमल पॉइंट शिफ्ट कहाँ होगा, अगर आप पावर उसमें डाल रहे हो, मल्टीप्लाई करो 10⁻⁴ से, तो ये डेसिमल शिफ्ट होगा राइट में, तो कितना आ जाएगा, 1 2 3 0 एंड 0, ठीक है। 1 2 3 0 एंड 0। यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर नहीं बताना है आपको ये जो नोटेशन वैल्यू है ना, या क्या लिखा है, एक्सप्रेस द क्वांटिटीज इन अबव विथ और विदाउट एक्सपोनेंट्स एज द केस में भी, ठीक है। तो विदाउट हम एक्सपोनेंट यहाँ बता रहे हैं, तो 10⁻⁴ मीन्स मल्टीप्लाइड बाय कितना, 10,000, तो ये डेसिमल पॉइंट कितना प्लेस आगे जाएगा, 4 प्लेस आगे जाएगा, यानी राइट में। तो 1 2 3 पे खत्म हो रहा है, 4 के लिए एक 0 आपको और उसमें ऐड करना पड़ेगा। सो योर वैल्यू विल बी 1 2 3 0 एंड 0, दैट इज 12,000। सर कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। सर फ्रीज हो गए। हेलो सर। सर सर 0.002030। अब आप इसको एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करो, 2.030 2.030 इंटू 10⁻⁻3। माइनस तो इसका मतलब क्या है, जो विदाउट एक्सपोनेंट है उसको एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करो,
और जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है उसको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करो, बस यही है, और कुछ नहीं है उसमें। ओके, चलो आगे नेक्स्ट इसमें देखो। यहाँ पे आप ये वाला क्वेश्चन देखो क्या लिखा है, ये मेरे को होमवर्क में चाहिए आप लोगों की तरफ से। फाइंड आउट द मोलार मासेस ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। मोलार मास कैलकुलेट कर सकते हैं ना? पहले क्या करोगे, पहले मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करोगे। कॉपर सल्फेट इंटू 5H2O, पता है इसका मतलब क्या है? नो सर। यहाँ पे क्या लिखा देखो, कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल है। सो जब कभी भी, हाँ, इन नेचुरल फॉर्म जो कॉपर सल्फेट है वो क्रिस्टल फॉर्म में मिलता है। और कौन सा कलर होता है, डू यू नो दैट कलर? ब्लू इन कलर। कॉपर सल्फेट कौन से कलर में होता है? ब्लू। ब्लू। बस हो गया। तो वो जो ब्लू कलर है, दैट ब्लू कलर कम्स बिकॉज ऑफ दिस वाटर। इसको बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ये जो 5H2O देखा है ना आपने इधर, इसको बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, जब आप उसको हीट करोगे, किसको? क्रिस्टल को जब आप हीट करोगे तो वाटर क्या होगा? इवोपरेट होगा, वेपराइज हो जाएगा। और आपके पास, हाँ, आपके पास सिस्टम में क्या बचेगा? ओनली कॉपर सल्फेट। अरे क्या कार्बन बोल रहा है, कॉपर सल्फेट आपके पास बचेगा। कॉपर सल्फेट विच इज कलरलेस कंपाउंड। कॉपर सल्फेट इज कलरलेस, क्योंकि उसके अंदर वाटर ऐड होता है, इसलिए वो ब्लू इन कलर दिखता है। तो ये जो आप देख रहे हो ना 5H2O, वो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। फिर भी आपको कॉपर सल्फेट क्रिस्टल का मॉलिक्यूलर मास निकालना है। मॉलिक्यूलर मास के बाद उसी को मोलार मास में कन्वर्ट करना है। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आराम से कर सकते। फिर सोडियम कार्बोनेट है, और सोडियम कार्बोनेट के बाद डिहाइड्रेट। ये देखो, ये सोडियम कार्बोनेट है, सिर्फ इतना ही है सोडियम कार्बोनेट जितना मैंने मार्क किया है। लेकिन उसके साथ में जो 10H2O है, हाँ, वो 10H2O क्रिस्टलाइन, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइन है। एंड मोर सॉल्ट। मोर सॉल्ट क्या है देखो, अच्छा ये क्या कर रहा है तुम लोग, गाना गा रहे हो वहां पे? प्रॉब्लम क्रिएट करना है क्या आप लोग को? ध्यान दो मैं क्या कर रहा हूं, नहीं तो बाद में बोलोगे सर समझ में नहीं आया। मोर साल्ट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है आपके लिए। ठीक है, फॉर्मूला देख लो, फेरस सल्फेट है, और ये इसके साथ यहाँ पे फेरस सल्फेट, अमोनियम सल्फेट एंड वाटर। क्या क्या इसमें? फेरस सल्फेट है, उसके बाद अमोनियम सल्फेट है, और उसके बाद वाटर। ये पूरा मिक्स होता है तो उसको बोलते हैं मोर सॉल्ट। और फिर उसका मोलार मास कैलकुलेट करना है। मोलार मास कैलकुलेट करने के बाद कौन सा क्वेश्चन है? वर्क आउट द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स। ठीक है, अपन करेंगे इसको, बट आज नहीं कर रहे हैं, कल करेंगे इसको। कल अपना ये पोर्शन खत्म हो जाएगा, एटलीस्ट हाफ ऑफ न्यूमेरिकल्स हो जाएगा। ठीक है, यस। चलो, लेकिन ऑब्जेक्टिव आपके हाथ में क्या क्या है अभी? आपके हाथ में है पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और उसके साथ यहाँ पे ये क्वेश्चन देख लो, मैं मार्क कर रहा हूँ, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स, स्पेशली मोलारिटी। ठीक है, मोलारिटी आपको एक्सप्लेन करना है। एंड देन ये जो सिंपल क्वेश्चन है, थर्ड का ABCD, और फोर्थ का, सॉरी कहाँ चला गया, क्वेश्चन नंबर 4 में कौन कौन सा ले सकते हैं? ABC ले सकते हैं, D ले सकते हैं। सो थर्ड का ABCD और फोर्थ का ABCD, ये आपको कल प्रॉपर तरीके से मुझे बताना है। यस। हाँ, चलो।